आज मैं जब भारत के बारे में सोचता हूँ तो भारत स्वतंत्र हो गया है। भारत अणुशक्ति भी बन गया है। आने वाले समय में भारत विश्व शक्ति बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये सब विशेषताएं होते हुए भी अगर मुझसे कोई पूछता है कि आजाद भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो मुझे लगता है कि भारत एक महान और सफल लोकतंत्र बन पाया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये कथन है लॉन्गेस्ट सर्विंग होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट सर्विंग ओपोजिशन लीडर इन लोकसभा, सेवंथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, हिंदुत्व राजनीति के सूत्रधार, किंग मेकर ऑफ बीजेपी, भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी की। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने हिंदुओं को एकजुट किया। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच में दूरियां पैदा की। तो चलिए जानते हैं पिछले 30 साल के सबसे बड़े पॉलिटिशियन की कहानी। कुणाल सिंह दिस साइड, हाउ आर यू ऑल। आडवाणी जी का जन्म 8 नवंबर 1927 में कराची में हुआ था। उनकी मां का नाम ज्ञानी देवी और पिता का नाम किशन चंद आडवाणी था। आडवाणी जी ने महज 14 साल की उम्र में ही आरएसएस को ज्वाइन कर लिया था। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो वो भारत चले आए और राजस्थान में आरएसएस के लिए अपना प्रचार जारी रखा और उनके अच्छे काम की वजह से उन्हें दिल्ली बुला लिया गया। साल 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। तब आडवाणी जी ने भारतीय जनसंघ को ज्वाइन किया था। साल 1970 में वो पहली बार राज्यसभा के मेंबर बनते। 1975 तक आडवाणी जी देश भर में उतने बड़े चेहरे नहीं थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू किया और जब इमरजेंसी हटा तो भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी एक हो गई। मोरारजी देसाई की सरकार बनी और आडवाणी जी को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनाया गया। 6 अप्रैल 1980 में आडवाणी जी ने अपने जनसंघ के पुराने साथियों को एकजुट किया और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की और अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय जनता पार्टी का पहला अध्यक्ष बनाया गया। 1984 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीट्स मिली और इसके बाद आडवाणी जी को पार्टी की कमान मिलती है और बीजेपी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को पकड़ती है। जब अयोध्या विवाद में फिर से तेजी आती है, विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर निर्माण की मुहिम को तेज करती है, तो बीजेपी भी खुद को उस मुहिम में जोड़ती है। इन 2 वीडियो में मैंने अयोध्या विवाद को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन सब के बीच 1986 का चुनाव होता है, जिस बीजेपी को पिछली बार महज 2 सीट मिले थे, इस बार उन्हें 86 सीट्स पे जीत मिलती है और लाल कृष्ण आडवाणी दिल्ली सीट को जीतकर पहली बार लोकसभा में जाते हैं और 1991 के आम चुनाव में बीजेपी पहली बार 100 सीटों का आंकड़ा छू लेती है और आडवाणी जी गांधीनगर और न्यू दिल्ली दोनों जगह से जीत जाते हैं। और आपको जानना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने अभिनेता राजेश खन्ना को न्यू दिल्ली के सीट पर लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ खड़ा किया था, लेकिन उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी ने 1,500 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। लेकिन आडवाणी जी और बीजेपी अभी भी सत्ते से दूर थे। 1996 का आम चुनाव आडवाणी जी नहीं लड़ते क्योंकि उनके खिलाफ हवाला का केस फाइल हुआ था और उनका कहना था जब तक वो इस केस से बरी नहीं होते वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन 13 दिन के लिए ही सही बीजेपी सत्ता में आती है और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर 1998 में दोबारा जनरल इलेक्शंस होते हैं। तब तक लाल कृष्ण आडवाणी हवाला केस से बरी हो चुके थे और वो तीसरी बार लोकसभा मेंबर बनते हैं। भाजपा फिर से सत्ता में आती है, लाल कृष्ण आडवाणी होम मिनिस्टर बनते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन 13 महीने में ये सरकार भी गिर जाती। फिर 1999 में दोबारा आम चुनाव होता है और पहली बार बीजेपी के लीडरशिप में एनडीए 5 साल तक सरकार में काबिज रहती है और लाल कृष्ण आडवाणी होम मिनिस्टर दोबारा बनते हैं और 2002 में उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है। साल 2004 में बीजेपी चुनाव हार जाती है और अटल बिहारी वाजपेयी एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो जाते हैं और आडवाणी जी बीजेपी के नंबर 1 बनते हैं। लेकिन इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के नंबर 1 थे। ये नंबर 1 किन के कहने पे बने या इसकी तरफदारी किसने की थी? तो आपको बताऊं कि आडवाणी जी ने ही जनसंघ से बिना चर्चा किए 1994 के मीटिंग में जो आगे जो आम चुनाव आने वाले थे 1996 का, उससे पहले वो बोलते हैं कि
देश में एक हवा बन रही है कि इस बारी अटल बिहारी, तो मेरा भी यही मानना है कि अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री के पद के लिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि जब गोधरा कांड हुआ था तो मोदी जी के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था इस्तीफे को लेकर। उस समय भी ऐसा बहुत लोगों का मानना है कि आडवाणी जी ने ही मोदी जी की वकालत की थी और कहा था अगर मोदी जी इस्तीफा देते हैं तो ये भाजपा के लिए अच्छा नहीं होगा। और ऐसा हुआ भी। अगर उस समय मोदी जी इस्तीफा दे देते तो भाजपा को मोदी जी के रूप में इतना बड़ा चेहरा नहीं मिलता। साल 2004 के बाद वो ओपोजिशन लीडर रहे। साल 2005 में आडवाणी जी कराची जाते हैं और वहां वो कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना एक सेकुलर नेता है। इस बयान के बाद खुद बीजेपी आरएसएस के कुछ नेता उनके खिलाफ हो जाते हैं। उन पर दबाव होता है इस्तीफा देने का अध्यक्ष पद से। उनके बाद राजनाथ सिंह को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाता है। इस बयान के पीछे एक ये वजह हो सकती है कि वो अटल बिहारी वाजपेयी के जैसा ही एक सेकुलर इमेज बनाना चाहते थे भारत में। लेकिन ये बयान उनके पतन की शुरुआत साबित होती। आडवाणी जी ने अपने राजनीतिक करियर में बहुत सारे रथ यात्रा की। राम रथ यात्रा, जनादेश यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा, भारत उदय यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा और साल 2011 में आखिरी यात्रा थी जन चेतना यात्रा। इस यात्रा ने चेतना तो जगाया लोगों का बीजेपी के प्रति और 2014 में बीजेपी सत्ता में भी आई। लेकिन आडवाणी जी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। कुछ लोगों का मानना है उन्होंने खुद ही मोदी जी को आगे किया था प्रधानमंत्री पद के लिए 2014 में। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि उनको 2 लोकसभा में मुख्य चेहरा बनाकर मिली असफलता के बाद पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर दिया। जो भी हो, 2014 में लाल कृष्ण आडवाणी अपना आखिरी चुनाव लड़ते हैं और वो उस चुनाव को 4,83,121 वोटों के बड़े अंतर से जीत जाते हैं। जब जनसंघ, बीजेपी इस सब की जब शुरुआत हुई थी तो उस समय आडवाणी जी उन कम लोगों में से एक थे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े लिखे थे और कहा जाता है कि वो 20 साल की उम्र तक ठीक से हिंदी नहीं बोल पाते थे। वो इंग्लिश और सिंधी अच्छे से बोल पाते थे। आडवाणी जी टेक्नोलॉजी में शुरू से ही रुचि रखा करते थे। 80s के दशक से ही वो डिजिटल डायरी का उपयोग करते थे। आडवाणी जी की जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल मॉडर्न लगती थी, लेकिन उनके एक्शंस उनके पर्सनैलिटी से मैच नहीं खाते थे। उनके एक्शंस बहुत हद तक कंजर्वेटिव माइंड को दर्शाता था। इंदिरा गांधी के बाद आडवाणी जी उन नेताओं में से आते हैं जिन्होंने पूरे देश में अपने नाम की छाप छोड़ी थी। अब मोदी जी ने एक्स के जरिए आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की है। आपका क्या मानना है इस फैसले पे? कमेंट में जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जब अगला वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद।